तो होता है, बट फिर वो सोचती है डीमन किंग इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि फ्री लोड कर रहा हो। जाते जाते वो नाइट ब्लेड की पीठ वाली पिक्चर की पूजा करती है, किस करती है और दुआ करती है कि वो उसे इतना लक दे दे कि वो अपना डेट चुका सके। और उसी मोमेंट डीमन किंग को भी कोसती है, चाहती है कि वो खुद किसी ऐसी एंडलेस डेट में फंसे जो उसकी डेट से 10 गुना ज्यादा हो। अब बात करें मर्लिन की, तो पिछले 1 साल में वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन जो बात उसके ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो है उसकी बाउंटी, सिर्फ 5000 सोने के सिक्के। वो अभी भी पोज मार रहा होता है जब तक कि उसका पेट भूख से नहीं गुर्राने लगता और उसे पोज छोड़कर रियलिटी में आना पड़ता है। अब वो अपने दुख हमसे शेयर करता है कि उसका ग्रैंड प्लान था माइथिल आर्मर बेच के करोड़पति बनने का, पर उसने कुछ ही हफ्तों में सारा पैसा उड़ा दिया। तब से वो हर जगह फ्री लोड कर रहा है और स्कैम्स करके किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। अब वो अपना अगला टारगेट ढूंढते हुए एक छोटे से टाउन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो टाउन में एंटर करने वाला होता है 2 रॉबर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उनसे पहले कि वो कुछ मांगे, मर्लिन अपना ऊनो रिवर्स कार्ड खेलता है और उनसे ही उनका माल मांग लेता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं किसी और रॉबर्ट से तो नहीं टकरा गए। वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर रॉबर्ट्स उसकी सोड चाहते हैं। मर्लिन उन्हें वार्न करता है, कहता है कि अगर उसने सोड निकाली तो उनके घटिया चेहरे एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे, पर वो हंसते हैं, सोचते हैं वो ब्लफ कर रहा है। तभी उनमें से एक रॉबर स्टाइल में एप्पल पील करने लगता है अपनी ट्रू स्किल दिखाने के लिए। दूसरा रॉबर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे लेजेंडरी सोर्ड्समैन मर्लिन बिल्कुल भी नहीं। उन्हें असली स्किल दिखाने के लिए वो कामली उस यंगर रॉबर को पीछे रखता है, फिर एक ही स्लैश में ओल्डर रॉबर को चीर देता है और उसकी असली गॉब्लिन फॉर्म रिवील हो जाती है। यंगर रॉबर डर के मारे अपनी असली गॉब्लिन आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है और जान बचा के भाग जाता है, अपना एप्पल गिराते हुए, जिसे मर्लिन हैप्पीली खा लेता है और फिर टाउन की तरफ बढ़ जाता है। छोटा गॉब्लिन आखिरकार अपने किंग को पूरी बात बता देता है। गॉब्लिन किंग इसे ह्यूमंस के साथ की गई पीस ट्रीटी का सीधा उल्लंघन मानता है, लेकिन असल में यही उसका प्लान था शुरू से। उसने अपने कई गॉब्लिन भाइयों को ह्यूमन का भेज देकर अलग अलग जगहों पर भेजा था ताकि वो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करें। और अब जब कोई बेवकूफ उस ट्रैप में फंस ही गया है तो गॉब्लिन किंग पूरी तरह रेडी है। वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि ह्यूमन टाउन पर हमला करो, जितना हो सके लूट करो और औरतों बच्चों को स्लेव्स बना लो। उधर लिलिथ को मर्लिन का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बता रहा होता है कि लैंड ऑफ लाइट में उसकी लाइफ कितनी शानदार चल रही है, कैसे वो एक मैग्निफिसेंट कैसल में रहता है और सैकड़ों सर्वेंट उसकी सेवा करते हैं। हाँ, टेंट और एक डॉग ही उसका कैसल और 100 सर्वेंट है। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि मर्लिन अब लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो गया है और लड़कियां उसकी ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाती हैं। लेकिन सच कुछ और ही है, वो लड़कियां नहीं, बाउंटी हंटर्स हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। फिर भी मर्लिन लिलिथ को कहता है कि चिंता मत करना, मेरी लाइफ मजेदार चल रही है और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बाकी डीमन किंग्स मुझे रिटन अपॉलॉजी के साथ बुलाने ना लगे। लिलिथ को यह जानकर राहत मिलती है कि उसके भाई की हालत ठीक है और कम से कम वो भूखा तो नहीं मर रहा। वापस उस टाउन में जहाँ मर्लिन फ्री लोड करने गया था, वहाँ वो एक शॉप में घुस चुका है और वहाँ के हैचेट मैन को भी हरा चुका है। जब शॉपकीपर उसे पहचानता है तो मर्लिन प्राउडली अपना गॉर्जियस फेस दिखाता है, ये सोचकर कि शायद अब किसी को समझ आ गया है कि वो फर्स्ट डीमन किंग का वॉरियर और रूलर ऑफ प्राइड है। लेकिन शॉपकीपर उसे एक पावरफुल डीमन नहीं बल्कि साउथ का नोटोरियस फ्री लोडर कहकर पहचानता है। ये सुनकर मर्लिन अंदर से टूट जाता है। उसकी पूरी रेपुटेशन जो उसने डीमन किंग बनने के बाद बनाई थी अब साइड क्वेस्ट्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है। शॉपकीपर जोर से चिल्लाता है, वो साउथ वाला फ्री लोडर वापस आ गया और पूरे टाउन से लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन मर्लिन फिर भी एस्केप कर जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो उसकी लुक से इंप्रेस हो जाता है। मर्लिन इंस्टिंक्टिवली अपनी सोर्ड पकड़ लेता है तो हेनरी सोचता है कि शायद कोई परफॉर्मेंस चल रही है। वो कहता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो पैसे दूंगा। मर्लिन मान जाता है और शो करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सोर्ड निकालने से रुक जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बच्चा घायल ना हो जाए। पर उसे लगता है उसने अच्छा किया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कम से कम 10 सोने के सिक्के तो बनते हैं। लेकिन बच्चा उसकी बातों में नहीं आता, उसे स्कैमर कहता है और बोलता है कोई जॉब क्यों नहीं करता लूजर। अब एक 12 साल के बच्चे से इतनी इंसल्ट झेलकर मर्लिन का पेशेंस टूट जाता है और गुस्से में उसका आइसक्रीम छीनकर जमीन पर फेंक देता है। बच्चा उसे डीमन कहता है, लेकिन मर्लिन को ये इंसल्ट नहीं लगती क्योंकि सच में वो डीमन ही है। फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। उसी टाइम एक कैरेज वहाँ पहुंचती है और एलिस बाहर आती है अपने एडवेंचरर ग्रुप के साथ। ग्रुप का एक बंदा पूछता है कि एलिस से उसकी हीरो वाली स्टेटस क्यों छीन ली गई। तभी वहाँ आता है वो आदमी जिसने एलिस का आर्मर मर्लिन से खरीदा था और अब वो अपनी नई बुक लॉन्च कर रहा होता है जिसमें लिखा है कि डीमन किंग ने एलिस को स्लेव बना लिया था और उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। शायद उसे ये सारी कहानी मर्लिन ने खुद बताई थी जब उसने उससे वो माइथिल आर्मर बेचा था। एलिस ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है और ग्रुप की एक लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, लेकिन वो लड़की उस रैंडम बुक सेलर की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट करती है और कहती है हर किसी का एक पास्ट होता है जिसे वो भूलना चाहता है। अपनी रेपुटेशन पूरी तरह खराब होने से बचाने के लिए एलिस उस बुक सेलर से कहती है कि ये बकवास बुक बेचना बंद करे, लेकिन उसे पता चलता है कि उस बुक की पहले से ही 5 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। ये सुनते ही एलिस डिप्रेशन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एलिस थोड़ा नॉर्मल होती है तो ग्रुप अपनी नई मिशन डिस्कस करता है। पास की एक केव में रहने वाले गॉब्लिन बैंडिट्स को खत्म करना है, लेकिन उस मिशन से पहले ग्रुप का एक कपल अनाउंस करता है कि वो लोग शादी करने वाले हैं और ये उनकी लास्ट मिशन है। एलिस को ये सुनकर थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे डायलॉग्स देने वाले साइड कैरेक्टर्स यूजुअली जल्दी मर जाते हैं। वो कपल फ्यूचर के सपने देखने लगता है, रिटायरमेंट के बाद घर लौटेंगे, अब कुछ गलत नहीं होगा वगैरह वगैरह। एलिस उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है और उन्हें जाने देती है। अब बात करते हैं मर्लिन की, जो एक टैवर्न में पूरा मेन्यू खा चुका है और अब चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर मार्था उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर मर्लिन एक एक्सक्यूज मारता है, एक्चुअली मैं यहाँ जॉब अप्लाई करने आया हूँ। वो खुद को रॉयल एकेडमी का ग्रेजुएट बताता है और कई सारी फेक स्किल्स गिनवाता है, यहाँ तक कि ये भी बोलता है कि मैं कभी डेट में नहीं रहा। लेकिन मार्था फिर भी इंप्रेस नहीं होती, उसे नहीं लगता कि मर्लिन वेटर बनने लायक है। अब
उसे इम्प्रेस करने के लिए मर्लिन एक स्पेशल स्किल यूज करता है जो उसने रूलर ऑफ लस्ट से सीखी थी, और वो है डिस्को डांस। मार्था फाइनली इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे हायर कर लेती है एक शिफ्ट के लिए 1 गोल्ड और 15% कमीशन ड्रिंक सेल्स पर। अब जो मर्लिन सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, उसे सच में ये जॉब चाहिए। मार्था उसे बताती है कि वो आज रात से ही काम शुरू करेगा, और कैजुअली ये भी बोल देती है कि जो खाना उसने खाया है उसका पैसा उसकी पहली सैलरी से कटेगा। फिर वो उसे अपने बेटे हेनरी से मिलवाती है, और वो कोई और नहीं वही बच्चा है जिससे मर्लिन ने थोड़ी देर पहले आइसक्रीम छीना था। इस बार हेनरी इंसल्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मॉम सामने खड़ी होती है। खैर, मर्लिन की शिफ्ट कुछ घंटों में शुरू होने वाली है, तो हेनरी उसे गेस्ट रूम तक ले जाता है। रास्ते में मर्लिन अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं, मैं तुम्हें अपना अल्टीमेट ब्लेड स्ट्राइक सिखा देता हूँ फ्री में। लेकिन हेनरी इस ऑफर को भी ठुकरा देता है और कहता है तुम्हें तो स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती। फिर वो प्राउडली कहता है कि उसका सिर्फ एक आइडल है, नाइट ब्लेड। अब मर्लिन एकदम खुश हो जाता है और प्राउडली रिवील करता है मैं ही हूँ नाइट ब्लेड। लेकिन हेनरी बिलीव नहीं करता, उसे एक किक मारकर कमरे में धक्का देता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जो एडवेंचरर्स की टीम गॉब्लिन बैंडिट्स को सबजुगेट करने गई थी, अब वो खुद गॉब्लिन्स की पूरी आर्मी से घिरी हुई है, और हालत ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक लड़की तो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड गॉब्लिन मेज से डील कर लेता है। अब वापस चलते हैं टैवर्न की तरफ, जहाँ हमारा नया रिक्रूट आधा काम कर रहा है और आधा टाइम पास कर रहा है। हालांकि वो फास्ट सर्व कर रहा है, फिर भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें चाहिए ट्रेडिशनल वेटर। पर मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टमर को उल्टा बोल देता है कि तू लकी है जो तुझे पर्सनली मैं सर्व कर रहा हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि मर्लिन रूट सिर्फ मेल कस्टमर्स के साथ है, और लेडीज के लिए तो फुल प्रॉपर वेटर बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री केक तक दे रहा है, वो लिटरली दूसरों की गर्लफ्रेंड्स चुरा रहा है, और लेडीज के लिए तो एकदम फिल्मी परफॉर्मेंस दे रहा है। और पूरे टैवर्न में जो लड़कियां हैं सब उस पे फ्लैट हैं, वही मेल कस्टमर्स थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन मार्था जो टैवर्न की मालिक है वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी ड्रिंक सेल्स स्काई रॉकेट कर गई है, और वो मेरलिन को टॉप परफॉर्मर तक कह देती है। मेरलिन सोचता है ये कॉम्प्लीमेंट रिकॉर्ड कर ले और बाकी रूलर्स को दिखाए जो उसे आज तक एक जीरो समझते थे। फिर मार्था उसे बताती है कि टाउन की सारी लड़कियां बस उसी की बात कर रही हैं, और इसलिए वो चाहती है कि मर्लिन का आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे। अब ये सुनकर मर्लिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो डीमन लॉर्ड वाली डरावनी रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल जाएगी। रेपुटेशन बचाने के लिए वो मार्था से मिन्नतें करता है कि प्लीज ऐसा मत करना। वो लो प्रोफाइल में रहना चाहता है और वादा करता है कि वो हर कस्टमर को दिल से सर्व करेगा। मार्था उसके चार्मिंग वर्ड्स से पिघल जाती है, पर उसका बेटा हेनरी इसे होने नहीं देगा। उसे नहीं चाहिए कि ये फ्री लोडर उसका स्टेप डैड बन जाए। वो मर्लिन को साफ साफ वार्न करता है कि अगर उसने उसकी माँ को छूने की भी कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। मर्लिन बाहर से स्वीट बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस स्पॉइल्ड ब्रैट को थप्पड़ मारने का मन बना रहा होता है। उधर एलिस टाउन में घूम रही होती है फ्री लोडर की तलाश में, जब वो हेनरी की आवाज सुनती है जो एक पेड़ को मार मार कर चिल्ला रहा होता है मैं तुम्हारे जैसे फ्री लोडर को सबक सिखाऊंगा। एलिस उसे अपना बाउंटी वाला पिक्चर दिखाती है, पर सरप्राइजिंगली हेनरी को मर्लिन की वो इविल सी स्माइल पहचान में नहीं आती। वो एलिस को बताता है कि ये जो फ्री लोडर है वो उसकी माँ के टैवर्न में काम करता है और लड़कियों को ड्रिंक्स खरीदने में बेवकूफ बना रहा है। इतना ही नहीं, उसने कुछ ही दिनों में उनकी आधी ईयरली रेवेन्यू कमा दी है। एलिस को इनिशियली नहीं लगता कि ये वही बंदा है जो वो ढूंढ रही है, लेकिन गाँव के मर्द तो चाहते हैं कि कोई उसे सबक सिखाए, क्योंकि वो लिटरली उनकी बीवियों को छीन रहा है। वो एलिस को एक बैग भरकर गोल्ड कॉइंस का ऑफर देते हैं, और एलिस बिना सोचे समझे ये जॉब ले लेती है। वो टैवर्न पहुंचती है जहाँ का सीन पूरी तरह केओस में है। औरतें चिल्ला रही हैं, तालियां बजा रही हैं, और बीच में मर्लिन एकदम फिल्मी सल्सा डांस कर रहा है। उसकी आंखें तो छुपी हुई हैं, पर उसकी स्माइल वैसी ही है जैसी बाउंटी वाले फोटो में थी, और एलिस कंफर्म कर लेती है कि यही है वो फ्री लोडर है। लेकिन उसे याद आता है रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बंदा बहुत फास्ट भाग जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे अंधेरे में उसके पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो पास आती है स्पॉटलाइट उस पर पड़ जाती है और मर्लिन उसे नोटिस कर लेता है। ऑब्वियसली उसे एलिस की वर्थलेस एग्जिस्टेंस याद नहीं आती और वो उसे जबरदस्ती डांस करने पर मजबूर कर देता है। पर थोड़ी ही देर में उसे याद आ जाता है कि ये वही यूजलेस हीरो है जिसे उसने 1 साल पहले अपनी स्लेव बना रखा था। और उसी वक्त एलिस को भी समझ आ जाता है कि ये चार्मिंग वेटर असल में कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग मर्लिन है। जैसे ही एलिस को ये रियलाइजेशन होती है कि सामने खड़ा इंसान मर्लिन है, वही डीमन किंग, वो पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। पर जब उसे याद आता है कि इस इंसान ने उसकी लाइफ कितनी बर्बाद की है, तो वो बिना कुछ सोचे अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके चेहरे पर रैपिड स्टैब्स करने की कोशिश करती है। लेकिन ऑब्वियसली मर्लिन उसके हर अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम पुराने एक्वेंटेंस हैं। एलिस सीधा जवाब देती है कि उसे ऐसा कोई एक्वेंटेंस नहीं चाहिए और वो बस उससे बदला लेना चाहती है। मर्लिन उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे काम करने की कोशिश करता है। वो उसे उनके पुराने टाइम की याद दिलाता है जब वो एक दूसरे के साथ ठीक ठाक थे। लेकिन एलिस की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए पूछती है क्या मर्लिन को कोई गिल्ट नहीं है बीच पर उसे उस हाल में छोड़ देने का। वो उसे सब कुछ के लिए ब्लेम करती है, अपनी सफरिंग, अपनी हालत, सब कुछ, और डिमांड करती है कि अगर वो सच में मर्द है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब उसके वर्ड्स का एक अलग ही मतलब निकाला जा सकता है और आसपास की लड़कियां कुछ और ही सोच लेती हैं। उन्हें लगता है कि मर्लिन ने एलिस का एडवांटेज लिया और फिर उसे छोड़ दिया। जैसे ही उन्हें लगता है कि वो कितना हॉरिबल इंसान है, वो सब वहां से निकल जाती है। मर्लिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एलिस से कहता है कि वो जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे, लेकिन एलिस बस रोती रहती है और उससे अपना आर्मर वापस मांगती है। इस पूरे ड्रामा की वजह से टैवर्न बंद कर दिया जाता है। मार्था जो खुद भी दिल से दुखी हो चुकी है, ये सोचकर कि एलिस उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मर्लिन से कहती है कि आई लव यू। मर्लिन वो सारे मैटर को क्लियर करे। अब मर्लिन का पेशेंस खत्म हो चुका है। वो एलिस से कहता है कि क्राइंग बंद करे, क्योंकि अगर किसी को रोना चाहिए तो वो मर्लिन है। वो एलिस को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से पूरी सीन खराब हो गई, उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई और ऊपर से आज उसे कोई टिप भी नहीं मिला। एलिस अब भी मानती है वो जो कर रही है वो जस्टिफाइड है। वो कहती है कि अगर
वो उसका आर्मर वापस कर दे तो वो उसे अकेला छोड़ देगी। अब मर्लिन कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है कि वो आर्मर तो उसे एलिस ने गिफ्ट किया था थैंक्स के रूप में उसे कई बार बचाने के लिए, और इवन अगर उसने उससे कुछ लिया भी है तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि सालों से लैंड ऑफ लाइट ने लैंड ऑफ डार्कनेस को लूटा है। एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना आर्मर वापस चाहिए क्योंकि अगर वो किंगडम को वो आर्मर वापस कर दे तो शायद उसका सारा डेट माफ हो जाए। सैडली मर्लिन उसे बताता है कि उसने वो आर्मर ऑलरेडी बेच दिया है, वो भी करोड़ों में, और सारा गोल्ड एकदम वेस्ट भी कर दिया। लेकिन उसे लगता है कि आर्मर कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस स्क्रैप मेटल था। एलिस स्टिल हार नहीं मानती और उसे अरेस्ट करने की धमकी देती है अगर उसने वो आर्मर समहाउ वापस नहीं किया। अब ये सुनते ही मर्लिन विलन जैसी स्माइल करता है और उसे याद दिलाता है कि वो वही इंसान है जिसने एक सी मॉन्स्टर को वन शॉट में हराया था और जिससे डरकर उसके देश की नेवी ने अपने जहाजों में ड्रैगन पूप रख लिया था। वो कहता है कि अगर एलिस सोचती है कि कोई उसे अरेस्ट कर सकता है तो वो पागल है। एलिस भी अब सब समझ जाती है और अपनी सोड फेंक देती है। वो मर्लिन को बताती है कि उस पर किंगडम का 50 मिलियन गोल्ड का कर्ज है। ये सुनकर मर्लिन जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि पूरे साल में उसने सिर्फ थोड़े बहुत हजारों गोल्ड उधार लिए हैं और ये लड़की 50 मिलियन तक कैसे पहुंची, लेकिन उसे अब भी ये समझ नहीं आता कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। एलिस फाइनली अपने टूटे दिल के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करती है, कैसे उसके आर्मर के खोने के बाद किंगडम ने पूरा डेट उस पर डाल दिया, कैसे उसे एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ी और हाई रिस्क मिशंस लेनी पड़ी सिर्फ अपने डेट्स चुकाने के लिए। लेकिन मर्लिन उसकी सारी इमोशनल बातों को इग्नोर करता है और सीधा इंटरेस्ट लेता है एडवेंचरर गिल्ड में। वो पूछता है क्या वहाँ सच में हाई रिवॉर्ड्स और होली टियर एनिमीज होते हैं। उसे पैसे और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स दोनों की जरूरत है, तो वो इस मौके को मिस नहीं करना चाहता। वो एलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बताए कि वो कैसे एडवेंचरर बन सकता है। प्रोसेस जानने के बाद वो फुल चार्म ऑन मोड में आ जाता है। उसे बोलता है कि हम पुराने दोस्त हैं, तो मेरा रेफरल दे दे, बचपन से उसका सपना रहा है एडवेंचरर बनने का। एलिस उसकी बातों को आसानी से समझ जाती है और सीधा बोल देती है चल निकल यहाँ से। उधर मार्था का बेटा हेनरी बहुत अपसेट है और टाउन के गेट के पास देर रात घूम रहा है क्योंकि उसे उस टैवर्न में वापस नहीं जाना जहाँ वो अनोइंग फ्री लोडर है। तभी वहाँ आता है वही लड़का जिसने पहले गॉब्लिन मेज से डील किया था। वो गेट कीपर से कहता है कि गेट खोलो, लेकिन रूल के हिसाब से मिडनाइट में गेट नहीं खुल सकता। लड़का उसे इमोशनल स्टोरी देता है कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है और वो किसी तरह बचकर आया है। गेट कीपर उस पर भरोसा कर लेता है और गेट खोल देता है। उसे क्या पता कि उसके पीछे पूरी गॉब्लिन आर्मी छिपी हुई है। जैसे ही गेट खुलता है गॉब्लिन्स पूरी फोर्स के साथ हमला कर देते हैं और वही मेज सबसे पहले उसी लड़के को बिट्रे करके उस पर हमला करता है, बोलते हुए अब अपने बाकी साथियों के साथ स्लेव बन जा, क्योंकि गॉब्लिन्स कभी नेगोशिएशन नहीं करते। हेनरी ये सब सुन लेता है और डर के मारे एक हेस्टैग के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ एलिस थोड़ा शांत होने के लिए बाहर निकलती है और सोचती है कि ये डीमन लॉर्ड जो अब डांसर बन गया है आखिर एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। उसे इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन है कि अब उसे वो 5000 सोना कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि मर्लिन को पकड़ना लगभग असंभव है। उसे सिर्फ एक बात की क्लैरिटी है कि अगर वो दोबारा इस इंसान के चक्कर में पड़ी तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। अब उसकी आखिरी उम्मीद है उसका ड्रीम प्रिंस नाइट ब्लेड, जो शायद उसे इस डीमन से बचा पाए। अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के बाद जैसे ही वो चारों तरफ देखती है उसे समझ आता है कि पास के घरों में आग लगी हुई है। तभी दो मोटे गॉब्लिन अचानक टैवर्न में घुस जाते हैं। मर्लिन इनिशियली सोचता है कि ये कुछ कस्टमर हैं, तो वो उन्हें बड़े फ्रेंडली तरीके से वेलकम करता है, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन्स अनाउंस करते हैं कि वो लूट करने आए हैं, मर्लिन उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए बाहर फेंक देता है और बाकी गेस्ट्स को अश्योर करता है कि सब सेफ है, जिससे एक बार फिर वो सबका दिल जीत लेता है। मार्था को हैरानी होती है कि इतनी रात को गॉब्लिन्स टाउन में क्यों आ रहे हैं और उसे अपने बेटे हेनरी की चिंता होने लगती है जो अभी तक घर नहीं लौटा। वो जल्दी से बाहर भागती है और मर्लिन को टैवर्न संभालने को कहती है। अब मर्लिन खुद ही लगातार आ रहे गॉब्लिन के झुंड को अकेले संभालने लगता है। जब सबको हरा देता है तो अपनी सोड लेकर मार्था की मदद करने बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मार्था को कुछ हुआ तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। मार्था ऑलमोस्ट अपने बेटे हेनरी से मिल ही जाती है, लेकिन उससे पहले ही गॉब्लिन्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना स्लेव बनाने के लिए घसीट कर ले जाते हैं। हेनरी हेल्प करना चाहता है पर डर के मारे उसके पैर नहीं हिलते। कहीं ना कहीं उसे पता है कि बाहर निकलते ही उसकी मौत तय है। दूसरी ओर मर्लिन पूरे केओस के बीच में चिल करता हुआ कैजुअली चलता है, गॉब्लिन्स को इग्नोर करते हुए। पर गॉब्लिन्स बार बार गलती कर बैठते हैं, हर बार उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और हर बार मारे जाते हैं। एलिस मर्लिन को कन्फ्रंट करती है। उसे शक है कि ये सारा गॉब्लिन अटैक उसी की प्लानिंग है। मर्लिन उसे सवाल करता है कि क्या कोई हीरो इतना लो आईक्यू वाला हो सकता है। वो साफ कर देता है कि वो एक ग्रेट डीमन किंग है और कभी गॉब्लिन्स जैसे पैथेटिक क्रीचर्स के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। एलिस की बेवकूफी से परेशान होकर वो उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। एलिस सजेस्ट करती है कि दोनों मिलकर टाउन को बचाएं, लेकिन मर्लिन साफ कहता है फ्री में काम नहीं करूंगा, 10,000 गोल्ड दो। एलिस के पास पैसे नहीं है और वो खुद उसी की वजह से 50 करोड़ की कर्जदार है, तो उसे एक पैसा भी देने का कोई सवाल नहीं उठता। बात खत्म करके मर्लिन फिर से चला जाता है और एलिस मजबूरी में अकेले गॉब्लिन्स से टाउन को बचाने के लिए आइस मैजिक का यूज करती है। शुरुआत में वो उन्हें अच्छे से मार गिराती है, पर धीरे धीरे वो नंबर में ज्यादा होते जाते हैं। तभी गॉब्लिन मेज एंट्री लेती है और एलिस को चैलेंज करती है, कहती है कि एक एलीट टियर मेज भी अकेले पूरी आर्मी से नहीं जीत सकती। तभी एक छोटा गॉब्लिन जो पहले टाउन में मर्लिन से डरकर भाग गया था, वापस आकर मेज को बताता है कि उसी मॉन्स्टर जैसे इंसान ने टाउन के दूसरी तरफ उनके आधे वॉरियर्स को अकेले ही ढेर कर दिया। गॉब्लिन मेज अपनी मिनियंस की आंखों से मर्लिन की हालत देखती है और रियलाइज करती है कि अगर एलिस और मर्लिन ने टीम अप कर लिया तो उनकी पूरी आर्मी खतरे में पड़ जाएगी, तो वो रिट्रीट का ऑर्डर देती है। एक तेज सायरन के साथ सारे गॉब्लिन्स टाउन छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन टाउन के लोग अभी भी ट्रूली सेफ नहीं हैं। कई लोगों के माँ बाप, बहनें और बच्चे गोब्लिन द्वारा उठा लिए गए हैं। तभी एक सस्पिशियस आदमी आता है जो दिखने में किसी गॉब्लिन के ह्यूमन डिस्गाइज जैसा लगता है। वो टाउन वालों को कहता है कि 1000 गोल्ड दो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। टाउन वाले डेस्परेट हैं, तो वो उस मोटे आदमी को टॉप टियर बॉडीगार्ड मानकर अपनी सारी उम्मीदें उस पर लगा देते हैं। पर वो आदमी कहता है कि पास्ट भूल जाओ, अब तक तो गॉब्लिन्स ने तुम्हारे परिवार वालों को मार ही दिया होगा। तभी वही
वही आदमी स्टेप्स में आता है जिसने गॉब्लिन्स से डील की थी और टाउन के गेट खुलवाए थे। वो सबको बताता है कि गॉब्लिन्स ने उन सबको मारा नहीं है बल्कि अपनी केव में स्लेव बना रखा है। गेट वाला गार्ड इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने धोखा देकर गेट खुलवाया था। टाउन के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे गद्दार कहकर पीटने की सोचते हैं और वो मोटा आदमी भी उसे मारने बढ़ता है, लेकिन एलिस बीच में कूद जाती है और पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कैसे मजबूरी में उस आदमी ने डील की थी। वो सबको बोलती है कि ब्लेम गेम छोड़ो और हथियार उठाकर मेरे साथ चलो अपने लोगों को बचाने। खुद को भरोसेमंद साबित करने के लिए वो प्राउडली अनाउंस करती है कि वो इस किंगडम की 233वीं रैंक्ड हीरो है, लेकिन ये सुनकर लोग और ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बारे में रूमर्स सुने हैं कि वो डीमन किंग की स्लेव बन चुकी है। मोटा आदमी क्राउड के साथ मिलकर कहता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन लोगों को उकसाता है कि दोनों को पीट कर अपने परिवार का बदला लें। एलिस को समझ आ जाता है कि ये आदमी पूरा फेक है और वो उसे जोरदार किक मारकर एकदम चुप करा देती है। फिर वो सबको फिर से बोलती है कावर्ड्स मत बनो, मेरे साथ चलो फाइट करने, लेकिन जब कोई उसके साथ नहीं आता तो वो अकेली ही चल पड़ती है। हेनरी ये सब देखकर बाकी लोगों को कावर्ड कहता है और खुद एलिस की हेल्प करने के लिए आगे आता है। वो टैवर्न जाता है अपने पापा की पुरानी तलवार लेने। तभी उसे 2 गॉब्लिन मिल जाते हैं जो टाउन में ही रह गए थे। हेनरी उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर हार जाता है। लकीली मर्लिन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और थोड़ी इरिटेशन के साथ गोब्लिन को खत्म करता है। वो हेनरी से कहता है अब सो जा, बहुत देर हो गई है, लेकिन हेनरी बोलता है मैं कैसे सो जाऊं, मेरी माँ को गॉब्लिन्स उठा ले गए। मर्लिन उसे समझाता है हीरो बनने की एक्टिंग मत कर, तू अभी बहुत कमजोर है, अगर कोई बेवकूफी करेगा तो मारा जाएगा या स्लेव बना लिया जाएगा। लेकिन हेनरी अपनी जिद पर रहता है। वो बोलता है हाँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन एलिस अकेली जा रही है सबको बचाने और भले मैं नाइट ब्लेड जितना स्ट्रॉन्ग ना हूँ लेकिन मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगा। हेनरी की डिटर्मिनेशन देखकर मर्लिन को एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है जब वो और उसकी बहन अपने माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये छोटा सा फ्लैशबैक मर्लिन के अंदर कहीं छुपे हुए दिल को जगा देता है और आखिरकार अपनी पूरी डिमोनिक लाइफ में पहली बार वो डिसाइड करता है कि इस बार वो डेविल की तरह बिहेव नहीं करेगा और मार्था को बचाने निकल पड़ता है। टैवर्न से बाहर निकलने से पहले वो अपनी तलवार निकालता है और हेनरी से कहता है कि उसे खुद को लकी समझना चाहिए कि वो प्राइड के रूलर को एक इंसान के लिए लड़ते हुए देखने वाला है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है पूरा टाउन खाली दिखता है, गॉब्लिन्स गायब हैं, मतलब अब उसे खुद ही उनके हाइड आउट को ढूंढना पड़ेगा। ग्रेट और काम। लेकिन तभी उसे कुछ लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं जो गॉब्लिन्स की केव की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मर्लिन कैजुअली बोलता है कि चलो मैं लीड कर देता हूँ, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। उनके लिए तो वो बस वही टैवर्न वाला फ्रीलोडर है। मर्लिन इंसिस्ट करता है कि वो एक रिलायबल वॉरियर है, लेकिन सब हंसते हैं जैसे वो कोई डांसर हो जो बस लड़कियों को इंप्रेस करना जानता है। हेनरी उसे डिफेंड करता है, बताता है कि मर्लिन ने 2 गॉब्लिन्स को हराकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी कोई मानने को रेडी नहीं होता। तो मर्लिन कंधे उचकाकर कहता है कि ठीक है, लीडरशिप अब जॉनसन के हवाले। उधर गॉब्लिन केव के अंदर गॉब्लिन किंग मेज की सक्सेसफुल रेड से काफी खुश है। मेज स्मग होकर बोलती है ये तो बस शुरुआत है, अब जब चाहे टाउन को लूट सकते हैं। गॉब्लिन किंग कुछ बोलने लगता है लेकिन मेज उसे बीच में ही काट देती है। जो विलन ज्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। वो उसे 2 इंट्रूडर्स के बारे में वार्न करती है जो पहले केव में आए थे और कहती है कि वो जरूर वापस आएंगे, इसलिए वो पहले से ही ट्रैप सेट कर चुकी है, फुल कॉन्फिडेंट कि उसका प्लान फेल नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद मर्लिन और उसकी टीम केव तक पहुंच जाती है। हेनरी द ब्रेव बिना सोचे समझे केव में घुस जाता है और एक फ्लेम बैरियर एक्टिवेट कर देता है और मर्लिन भी उसी में कैजुअली फंस जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे डॉज करने की कोई फिक्र नहीं थी। गॉब्लिन मेज अपनी स्क्वाड के साथ बाहर निकलती है और सबको कहती है या तो सरेंडर कर लो या भून दिए जाओगे। जॉनसन की हिम्मत तुरंत जवाब दे जाती है और वो मर्लिन से जान बचाने की भीख मांगता है। मर्लिन सीधा उस फायर बैरियर से वॉक करके चला जाता है और कैजुअली बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर के नीचे मैग्मा है। गॉब्लिन्स मेज के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मेज अपने आप को बड़ी चीज समझने लगती है, लेकिन मर्लिन अचानक उसके पीछे आ जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ पूछता है इतना फनी क्या है। मेज बुरी तरह चौंक जाती है, ये बचा कैसे? वो पूछती है तू है कौन? और ये सिंपल सवाल मर्लिन को आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देता है। क्या वो डीमन लॉर्ड है, कोई वेटर, फ्रीलोडर या डांसर? डीमन लॉर्ड बोलना तो रिस्की है, सोचो अगर लोग जान जाए कि डीमंस का रूलर किसी गंदे से टाउन में वेटर की जॉब कर रहा है। तो वो पीस साइन दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय मैं डेजी हूँ, तुम्हारा फ्रेंडली टैवर्न वेटर। सरप्राइजिंगली उसका रिज काम नहीं करता और लड़की तो डिस्गस्टेड हो जाती है, लेकिन मेल गॉब्लिन्स उसे देखकर पागल हो जाते हैं। मेज एकदम सीरियस हो जाती है क्योंकि उसे मर्लिन से कोई स्ट्रॉन्ग ओरा फील नहीं होती। उसे लगता है ये बस लकी वीकलिंग है। उसे खत्म करने के लिए वो अपनी वेपन निकालती है, लेकिन मर्लिन आराम से उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो, बस मार्था को दे दो। उसके स्पार्कलिंग आईज ऑलमोस्ट मेज को सेड्यूस कर ही ले